हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही सबको? यस सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर डिस्कस कर लेंगे, पेपर हो जाएगा, उसके बाद 3D के जो बचाव पोर्शन था उसको करेंगे। कल आप लोगों का पेपर हुआ था, यही वाला था ना आपका? सर स्क्रीन। यस सर। स्क्रीन दिख रही है ना? सर यस सर, ये वाला था। दिख लिया सर। एक बार वापस देखो, स्क्रीन तो शेयर कर रखी मैंने, रिजॉइन कर लो अगर इनकेस नहीं दिख रही हो तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्या बोला, f एक इवन फंक्शन है, तो कितनी वैल्यूज ऑफ x इसको सेटिस्फाई करेगी। तो देखो, इस पेपर में बहुत चीजें थी, कुछ पोर्शन टफ भी था, कुछ इजी भी था, कुछ मीडियम भी था। हमें जज करना प्रॉपरली आना चाहिए। अगर हमने प्रॉपरली समझा पेपर को, सब कुछ अच्छे से करा, तो हमको एक तरीका भी पता चल जाएगा पेपर को, क्वेश्चन को देख के कभी नहीं घबराना। हमेशा क्वेश्चन का गिवन डेटा उतारो, 10-15 सेकेंड का टाइम दो और फिर प्रिडिक्ट करो कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये रे, यस सर। एक मिनट, एक सेकंड, एक बार ट्राई करो इसको। ठीक है, चलो। तो देखो, इवन फंक्शन के लिए जल्दी से कंडीशन पता तो क्या थी? कोई भी फंक्शन इवन कब होता है? जब f of minus x f of x के इक्वल हो जाए तो। मतलब एफ ओ माइनस एक्स और एफ एक्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। एफ एक्स अगर ये है तो एफ ओ माइनस एक्स भी एफ एक्स के बराबर ही होगा। एफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2, हाँ है ना? बोलो। यस सर। तो देखो, मेरे पास दो कंडीशन है। अब ये दोनों कंडीशन में कितनी वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई करेगी, बस ये पता करना था। तो यहाँ पे दोनों को अगर इक्वेट कर दें अंदर से, फर्स्ट वाले में तो एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू एक्स माइनस 1। यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, है ना? सही है, ठीक है। अब मुझे पता करना है यहाँ से रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट आएंगे कि नहीं आएंगे, डी से पता चलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। इसका डी नेगेटिव आएगा, हाँ है ना? देखो ध्यान से,
बोलो, अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का अंदर वाले ये दोनों वैल्यू इक्वल कब होगी, जब ये अंदर की वैल्यू इक्वल होगी, तभी तो इक्वल होंगे। तो एक कंडीशन क्या कर दिया अपन ने, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। दूसरा माइनस एक्स को भी इससे इक्वेट कर देते हैं। अब जब इन दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ से आपका कोई रियल रूट नहीं आ रहा था। अगर इन दोनों को इक्वेट करूंगा मैं, यहाँ से क्या कंडीशन आएगी चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका जब डी निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4, इसको पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आ रहा है मतलब दो रियल रूट आएंगे। Yes, sir. तो टोटल कितने आएंगे, यहाँ से 0 यहाँ से 2, तो टोटल कितने रियल रूट आएंगे, 2। बोलो समझ में आया? तो एक कंडीशन अप्लाई करनी थी इवन कंडीशन की, और आपस में इक्वेट करके चेक करना था कि कितने रियल रूट होंगे। बोलो डाउट है तो Yes, हाँ या sir. ना जल्दी जवाब दो, ताकि पूरा पेपर नहीं तो हो नहीं पाएगा। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. अर्थमेटिक मीन मैंने बताया था। अर्थमेटिक मीन किसी भी नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका सबको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना। देखो टर्म्स क्या है, फर्स्ट टर्म में क्या रहा है 1 3 5, फिर टर्म क्या रहा है 3 5 7, फिर क्या आ रहा है 5 7 9, ये प्रोडक्ट में 5 इंटू 7 इंटू 9 इस तरह से चलता जा रहा है। फिर आ रहा है 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3, मतलब ये 3 कंसेक्यूटिव ऑड टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले तो इनका अर्थमेटिक मीन अगर निकालना तो इन सबका सम करना पड़ेगा, है ना। Yes, बोलो। sir. अब ये एक सीरीज है, तो सीरीज के केस में सम निकालने का तरीका क्या होता है, आप उसकी जनरल टर्म निकाल के कर दो, है ना। बोलो इसकी जनरल टर्म क्या होगी, जनरल टर्म यही है लास्ट वाली। Yes, sir. जनरल टर्म Yes, क्या है sir. 2n माइनस 1 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो इन सबका अगर मुझे सम निकालना है तो एसएन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, समेशन टीएन, है ना। सारी टर्म्स का समेशन ही तो एसएन होता है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, t1 प्लस t2 प्लस t3। बोलो। Yes, sir. जी सर। तो इसका सम, ठीक है। अच्छा उसके पहले आपको ये बताना पड़ेगा ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। क्या मतलब बता सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? बोलो। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? हेलो आवाज आ रही है? Yes, sir. तो नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितनी है। तो कोई भी एक देख लो ना, देखो 1 1 3 5, इसको देख लो। ये ऐसा सोच सकते हैं ना, देखो फर्स्ट वाले में पहले 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आएगा, आखिरी में कहा जा रहा है 2n माइनस 1 तक। तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स पता कर सकते हो। ये क्या है, ऑड टर्म्स ही तो है, हाँ है ना। अरे बोलो। Yes, sir. ये n टर्म्स ही तो है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी एपी है। ये जो है 1 3 5 7 ये तो एपी है ना। वैसे भी एन ऑड टर्म्स है ये। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन। तो एन बराबर 1 से लेके एन तक ये है। चाहे तो आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो, इसकी जनरल टर्म लिखोगे और एन को 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म, 2 रखोगे तो ये, 3 रखोगे तो ये, एन रखोगे तो ये आएगी, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, एन ही है। अब इसको जब ओपन करोगे तो अंदर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, 2n प्लस 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा 8n क्यूब। क्रॉस चेक कर लेना, है ना। 8n क्यूब माइनस का 2n प्लस का 12n स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस का 2n, है ना। एक मिनट देखो, यहाँ से 12n स्क्वायर आएगा, ये 8n क्यूब 12n स्क्वायर माइनस का 2n और माइनस का 3। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसमें अलग अलग कर देना समेशन, एक तो n क्यूब प्लस 12 समेशन n माइनस ट्वाइस ऑफ समेशन n माइनस समेशन 3। ये मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, समेशन n क्यूब का फॉर्मूला समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला समेशन n का फॉर्मूला याद है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर किसी को डाउट फिर भी रह जाए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये तो बहुत बार आया क्वेश्चन,
इनफाइनाइट की कंडीशन Yes, sir. क्या होती है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन सर डेल्टा Delta x x is इक्वल्स टू equal to 0 और zero. डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z भी 0। डेल्टा जीरो, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सबके सब जीरो है ना। अब देखो डेल्टा Yes, sir. जीरो करोगे तो आपको एबीसी में रिलेशन नहीं आएगा, क्योंकि डेल्टा के अंदर एबीसी नहीं आएगा। डेल्टा के अंदर एबीसी आएगा क्या? तो किसी एक में निकालना, तो डेल्टा एक्स में एबीसी आ जाएगा, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड किसी एक को इक्वेट कर देना है ना, क्योंकि डेल्टा में तो एबीसी की वैल्यू नहीं आ पाएगी। अरे बोलो, तो डेल्टा sir. निकालने की मेहनत मत कर लेना, एग्जाम में ऐसा मत करना कि डेल्टा निकालने बैठ जाओ। डेल्टा में तो सब कांस्टेंट है ना। मुझे ऑप्शन में क्या, ऑप्शन भी देखा करो, ऑप्शन पूछ क्या रहा है, एबीसी में रिलेशन पूछ रहा है, तो आप डेल्टा एक्स को जीरो से इक्वेट कर देना, यहाँ से कोई ना कोई रिलेशन आ जाएगा। अगर मान लो कोई भी ऑप्शन मैच ना करे तो फिर डेल्टा वाई निकाल के देखना। क्लियर हो रही बात बच्चों? हाँ है ना? जवाब तो दो, नहीं समझ में आ रहा तो Yes, ना sir. बोलो, जवाब sir. बोलते Yes, रहो, sir. क्योंकि अपन को 3D भी कवर करना है पेपर डिस्कशन करने के बाद। अब बैठे मत रहो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, और आ रहा है तो हाँ है ना जवाब दो। अगला था डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। बता दो हाँ, कौन सा वाला क्वेश्चन? जल्दी पूछो। सर 52 52 अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? इन सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो कभी भी कोई भी सम निकालना हो, जनरल टर्म पता कर लो, जनरल टर्म पे समेशन अप्लाई कर दोगे तो सम ऑफ एन टर्म्स आ जाता है। तो यहाँ पे जनरल टर्म ऑलरेडी दिया हुआ था, इस पे समेशन अप्लाई कर दिया, तो पहले जनरल टर्म को मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा था, इस अब समेशन एडिशन में अलग अलग हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पास समेशन क्या आया? एक सेकेंड, आपने जब समेशन अप्लाई किया तो समेशन कितना आया? समेशन आया 8, आगे आ गया एन क्यूब। ये समझ में आ गया? तो समेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेशन ये कैसे किया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे क्या करा? पहले इन सबको तीनों को मल्टीप्लाई करा, सिर्फ मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। मल्टीप्लाई कर लोगे तीनों को मल्टीप्लाई करके समेशन अलग अलग कर लेना। तो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई किया, तीनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। समेशन को अलग अलग किया तो मेरे पास क्या है? 8n क्यूब प्लस 12 समेशन n स्क्वायर माइनस 2 समेशन n माइनस 3 समेशन 1। समेशन n क्यूब का फॉर्मूला पिछली क्लास में ही बताया, तो आप याद रख लेना हमेशा के लिए, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन। Upon six. समेशन n का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस 3 समेशन 1 मतलब n। ये आया आपका Sn। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए इन सबका सम को n से डिवाइड कर दोगे तो आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. इसको सिंपलीफाई कर लेना। Yes. नेक्स्ट, डोमेन वाला क्वेश्चन। डोमेन में बताया था पिछली बार भी। सब यहाँ पे दो चीजें क्या अप्लाई होगी बताओ जल्दी से। सर x बाय 2 ग्रेटर देन 0 होगा और हाँ। ये -1 और 1 के बीच में वेरी गुड। लाई करेगा। लॉग के अंदर जो भी इनपुट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, एंड इसके साथ साथ कॉस इनवर्स के अंदर जो भी क्वांटिटी हो किसके बीच में लाई करना चाहिए? कॉस इनवर्स के अंदर -1 से 1। -1। ध्यान रखना, बहुत सी बार 0 से पाई बोल देते हैं, ऐसा याद रख। कॉस इनवर्स का इनपुट हमेशा वैल्यू होती है। ट्रिग्नोमेट्री में इनपुट एंगल होता है, लेकिन इनवर्स में इनपुट क्या होती है? वैल्यू होती है, याद रखना। 2 को दोनों तरफ भेज दोगे Yes, sir. ना, 2 को मल्टीप्लाई कर देना तो ये 1/2, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, तो x आएगा यहाँ से 1/2। यहाँ से बोला ग्रेटर देन, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 1 से 2। ये क्वेश्चन आसान था कि नहीं था? Yes, sir. ठीक है, तो देखो ये जो शुरू, ये दोनों क्वेश्चन है 53 और 54, ये आपका इजी कैटेगरी में आएगा। मैंने इसलिए आपको पेपर के पहले भी बोला था, हमेशा क्वेश्चन पे इजी कैटेगरी जो है ना उस पे हमेशा पहले करने का। टफ कैटेगरी को देख के आप घबरा जाते हो, पूरा पेपर छोड़ देते हो। 53 और 54 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको आने चाहिए थे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को ऑलरेडी मैंने बताया था कि डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 कर दोगे। 54 में डोमेन रेंज के क्वेश्चन इस तरह के बहुत सारे अपन ने किए, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. 55 भी इजी कैटेगरी के अंदर आएगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। आप मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन देख के बताओ कि कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये? Linear. लीनियर दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो और लीनियर को सॉल्व करने का तरीका सिखा रखा है। डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था ये। इसको 1/x² से पूरे को डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा? dy/dx प्लस 2x को अलग कर दिया, 1 पूरी इक्वेशन को 1 + x² से डिवाइड कर दिया। पूरी इक्वेशन को 1 + x² से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो आपको क्लियरली क्या दिख रही? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर Yes, इंटीग्रेशन p dx। और आपको पता है p क्या होता है, हाँ है ना? Yes, sir.
इंटीग्रेशन भी आसान है, नीचे वाले को टी मानोगे ऊपर वाला dt में चल जाएगा, क्या आ जाएगा log t मतलब ये, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + x²। तो आपका देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बहुत आसान आया। अब सॉल्यूशन निकालने का तरीका भी सिखा रखा है। फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, हाँ है ना? Yes, sir. बोलो, ये करा जा सकता है, तो ये आप करना खुद से। हाँ, अब जो आंसर आएगा उसमें फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, उसमें भी मैक्सिमम मिनिमा डाल दिया इन्होंने। जो भी आंसर आएगा फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मैक्सिमम मिनिमा। तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे चेक करते हैं, डिफरेंशिएट करके देखोगे। Yes, जो sir. भी इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करके देखना, अगर वो ऑलवेज पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, जीरो भी हो रहा है तो मैक्सिमम मिनिमा आएगा। क्लियर है? तो देखो, इसलिए बोला जाता है कि कोई भी चैप्टर कंप्लीटली कभी नहीं छोड़ना है। अगर मान लो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव छोड़ दो या डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ दो तो फिर आपको ये क्वेश्चन ही अधूरा रह जाएगा। क्वेश्चन मिक्स में आ सकते हैं, इसलिए हर चैप्टर का फंडामेंटल पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर है सबको? एक मैसेज भेजा था अभी मैंने थोड़े दिन पहले ग्रुप पे, याद है? Yes, sir. Yes, sir. वो पीडीएफ देखी थी, खुद से बनाई थी मैंने, Yes, sir. कॉपी पेन पे लिख के, और उसमें एक मैसेज डाला था कि मैथ्स में या कोई भी सब्जेक्ट हो, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी। जनरली आपको है ना अलग अलग चैनल पे बोलेंगे हाँ ये चैप्टर छोड़ दो, वो चैप्टर छोड़ दो, या ये कर लो, ये कर लो, लेकिन ऐसा कभी मत करना। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर कंप्लीटली कभी मत छोड़ना। उस चैप्टर का एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल आपको आना चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, उसका एनसीईआरटी लेवल आप करना। और दूसरी चीज, उसमें जो मैंने सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस में कुछ टॉपिक बता दिया आपको। मान लो पूरा चैप्टर ना कर पाओ, एटलीस्ट कम से कम वो चीजें तो कर लेना जो मैंने सब टॉपिक लिखे गए। और सीक्वेंस आप ये फॉलो कर सकते हो, जैसे उसमें आखिरी में जो दिया हुआ है उनको आप आखिरी के लिए रख लेना, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास कम टाइम है तो। बाकी आपको करना सारा ही है, सारे सब्जेक्ट में। मतलब करना सारा, इसका मतलब ये कि हर चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला और ये तो पता होना चाहिए, ताकि अगर उस चैप्टर का इजी क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। आ रही बात समझ में? हाँ, और कुछ बच्चों ने मुझसे शायद उसके क्वेश्चंस वगैरह भी मांगे थे। अब देखो उसके लिए क्वेश्चन सेट बनाना टाइम लगेगा थोड़ा मेरे को, लेकिन हाँ आपको मैं एक चीज ये कर दूंगा कि आपको मॉड्यूल का पीडीएफ में भेज दूंगा। ठीक है, या एक काम वो कर सकते हो आप, दूसरा काम ये कर सकते हो कि अगर मैं आपको पीवाईक्यू की लिंक दे दूंगा तो उसमें से आप उस चैप्टर के पीवाईक्यू ट्राई कर लेना। ठीक है, अगर आपको फंडामेंटल समझना है। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए वर्कशीट बना दूं जिसमें सारे चैप्टर के अगर वन शॉट मिल सके तो वन शॉट और फंडामेंटल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है 3-4 दिन में मैं उसको रेडी करके शेयर कर दूं। जो जो भी टॉपिक मैंने उसमें दिए हुए उन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको मटेरियल चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा देने की आपको। क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है। 56 वाला थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, इसको आप हार्ड कैटेगरी में डाल सकते हो। एक सेकंड है ना, मैं आया। एक काम करो तब तक 57 करो, मैं पानी पी के आया तब तक। 57 करो। 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना। 1 - cos 2x को क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर x, और फिर मॉड लगाना। करो ट्राई। चलो देखो, ये वाला क्वेश्चन हलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो देखो अंडर रूट के अंदर 1 - cos पाई एक्स है। 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। हाँ है ना, यही था ना। Yes. 1 - cos 2 थीटा को क्या लिखते हो, 2 sin स्क्वायर थीटा। Science class. तो यहाँ पे जो भी एंगल होता है उसका आधा हो जाता है। तो यहाँ पे पाई एक्स है तो पाई x/2 हो जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. अब साइन स्क्वायर, ये √2 को तो अलग हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाहर आके मॉड आता है, याद आ रहा है? Yes, sir. ठीक, अब देखना सुनना। अब देखो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एक्चुअली,
और आपको ये ध्यान होगा कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? पाई होता है। Yes, sir. Yes, sir. साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? पाई। और आपको मैंने एक चीज और बताई थी, अगर मान लो एक्स में किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दें कोफिशिएंट से, तो पीरियड में क्या चेंज आता है? याद करो, अगर एफ एक्स का डिवाइड में पीरियड, चला जाता है। Divide. एफ ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है? टी बाई। T by mod. तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पाई बाई टू, तो पाई बाई टू से डिवाइड कर देंगे Yes, sir. तो 2 आ जाएगा। मतलब इस ये जो फंक्शन है मॉड ऑफ दिस, इस ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना है? 2 है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको मैंने पीरियोडिक, अब पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी लगेगी। 0 से n टाइम्स अगर t हो, फंक्शन एफ एक्स हो, पीरियोडिक हो, तो ये n आगे आ जाता है। Yes. Yes, sir. अच्छा, आपको ये डिस्कशन करना है कि नहीं करना है? फायदा हो रहा है कि सॉल्यूशन से देखो क्या करना है? करें? ऐसा हो रहा है, फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है, Yes, sir. पार्टिसिपेट करो फिर। Yes. तो यहाँ पे 10 है, 10 को क्या लिखोगे? पीरियड, अगर पीरियड 2 है तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 5, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 5 आगे आ Yes, जाएगा। sir. Yes. वेरी गुड। मॉड साइन पाई एक्स बाई टू, इससे क्या हुआ एक्चुअली, ये मॉड्यूलस फंक्शन था ना। अब 0 से 10 अगर इंटीग्रेट करते तो आपको मॉड्यूलस फंक्शन को अलग अलग इंटरवल में तोड़ना पड़ता, तो बहुत लेंदी जाता। 0 से 1 और 2, 2 से 4 ऐसे बहुत सारा तोड़ते, तब जाके मॉड ओपन होता। क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन को तो ओपन हम तभी कर पाएंगे जब हमें पता हो कि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है नेगेटिव उस इंटरवल में। तो 0 से 10 में तो बहुत जगह पॉजिटिव बहुत जगह नेगेटिव होगा, तो बहुत लेंदी जाता है। लेकिन अब पीरियोडिक फंक्शन से आसान क्या होगा, इसकी इंटरवल छोटी हो गई, 0 से 2 हो गई। अब मुझे सोचना, अगर x की वैल्यू 0 से 2 है तो ये मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, उसके हिसाब से फिर मैं सोचूंगा कि इसको कैसे ओपन करें। हाँ, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो x आपका 0 से 2 है और साइन के अंदर एंगल क्या है? पाई एक्स बाई टू। तो x बाई टू किसके बीच में होगा? 0 से 1 के बीच में। पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो पाई एक्स बाई टू 0 से पाई के बीच में होगा। अब 0 से पाई के बीच में साइन क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? जीरो पॉजिटिव ना, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। Yes, है ना, positive. Yes, sir. पॉजिटिव। तो समझ में आया? सबसे पहले मैंने एंगल पर, साइन के अंदर जो एंगल है वो देखा कि वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है। x 0 से 2 था, लिमिट कहां से कहां तक थी? 0 से 2। तो पाई एक्स बाई टू 0 से पाई लाई कर रहा है। 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव तो मॉड डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन में मॉड्यूलस फंक्शन को जब तक ओपन नहीं करोगे तब तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो पहले मॉड्यूलस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है हमेशा। इसको हमने डिफाइन कर दिया, अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 पहले से था, एक √2 कांस्टेंट बाहर आ गया। और साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस पाई बाई 2x, है ना। और जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, याद आ रहा है? इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। Yes, sir. Yes, sir. और लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से लेके 2 तक। अब ये कितना बच जाएगा? ये 2 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 10√2 अपॉन पाई, माइनस अलग कर लो। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखोगे तो कॉस पाई, लोअर लिमिट रखोगे तो कॉस 0। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -2, है ना। तो -2 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 20√2 बाई पाई, है ना। देख लेना Yes, क्या पूछ रहा था। हाँ, तो ये पूछा था, ये 20√2 बाई पाई को इक्वेट करना है आपको अल्फा रूट बीटा बाई पाई से। अब कंपेयर करोगे तो अल्फा कितना आ जाएगा? 20, बीटा कितना आ जाएगा? 2, तो 20/2 कितना हो जाएगा? 10। क्लियर है? Yes, sir. अरे है ना, कंपेयर कर लेना, अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है ना। Yes. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था बाइनोमियल का। अगर फॉर्मूला पता हो जनरल टर्म का तो डायरेक्ट हो जाएगा। याद आ रहा है? Yes, sir. जनरल टर्म का फॉर्मूला भी बताया था पिछली क्लास में। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, एनसीआर का फॉर्मूला, TR+1 का फॉर्मूला। NCR. एक्स की पावर और n minus r a की पावर r. Minus r by की पावर r. अरे ये रट लेना आप लोग, सब लोग। बाइनोमियल का सबसे फंडामेंटल Yes, फॉर्मूला है ना। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन भी टफ कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। अब बोला कि rth और r+1 टर्म का कोफिशिएंट इक्वल है, ठीक है। इस एक्सपेंशन का rth टर्म और r+1 टर्म कोफिशिएंट इक्वल है, तो सबसे पहले मैं r+1 निकाल लेता हूं, मान लो। तो हो जाता है n मतलब 74 CR
फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर और सेकेंड टर्म की पावर आर, और जो सेकेंड टी आर होगा, टी आर क्या होगा, एन सी, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर माइनस वन, यहाँ से एक कम हो जाता है। फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस, ब्रैकेट बनाना दो टर्म, और सेकेंड टर्म की पावर आर माइनस वन। अब आपको सिंपल इन दोनों को इक्वेट करना है और सॉल्व करके आर पता करना है। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वो कैलकुलेशन आप करोगे और कहीं एरर आ जाए तो सॉल्यूशन से देख लेना। क्लियर है? कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं आपको इस वाले पेज पे बताऊं सर तो चली गई। स्क्रीन तो Sir, screen नहीं दिख रही है। एक मिनट, गलती से मैंने वो क्लिक कर दिया। ग्रीन वाली। तो देखो फर्स्ट वाला भले आप हार्ड और मीडियम भी बोल सकते हो उसको, वैसे तो वो मीडियम है। फर्स्ट वाला मीडियम टू हार्ड कैटेगरी में डाल सकते हो अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो, वैसे मीडियम लेवल है। 53, 54, 55, 56 हार्ड है। 57 मीडियम लेवल बोल सकते हो, फॉर कॉन्सेप्चुअल था वैसे तो बस। 58 को मैं इजी कैटेगरी में डालूंगा, थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन कैटेगरी इजी आएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे होने चाहिए थे। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे ये Yes, वाला sir. easy, ये तीनों इजी क्वेश्चन। मीडियम हार्ड तो चलो मैं अज्यूम कर सकता हूँ भले ही नहीं हो, लेकिन ये जो इजी वाले और इजी मीडियम है ये आपसे होने चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. चलो आगे आते हैं फटाफट, काफी टाइम हो गया है। 58 तक हो चुका है, अगला क्या है 59। 59 बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा ये टफ कैटेगरी में आ सकता है। 59 एक बार पढ़ लो। ये थोड़ा टफ है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार बच्चों। पढ़ लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनना अच्छे से, मैं सिखा रहा हूँ इसको तो करने का तरीका। करें? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। बोला g इज एन ऑड फंक्शन विद पीरियड 2, मतलब gx जो है वो एक ऑड फंक्शन है। पीरियड 2 है, तो ऑड फंक्शन है, पीरियड 2 है, तो बताओ इनकी क्या प्रॉपर्टी होगी? बताओ जल्दी से। ऑड फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑड फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑड फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है? Sir, f of minus x और some minus f(x) के इक्वल होता है। इतना टाइम लगा और कुछ सिखाया ही नहीं आपकी मैथ्स टीचर ने। क्या पीरियोडिक फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर पीरियड 2 है तो क्या लिखोगे? P of 2x equal to x. हम्म, क्लियर है? Yes, अरे sir. पीरियोडिक फंक्शन में आपको क्या सिखाया था? कोई भी फंक्शन अगर पीरियोडिक होता है, पीरियड टी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू एफ एक्स के बराबर होती है। ये तो फंडामेंटल है, स्टार्टिंग तो यहीं से करी थी। Yes, sir. Yes, sir. तो ये दो चीज तो पता होनी चाहिए ना। अगर एफ एक्स पीरियोडिक है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी की वैल्यू एफ एक्स के बराबर होती है कि नहीं होती? है ना? बोलो। Yes, sir. तो पीरियड अगर 2 है तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 की वैल्यू एफ एक्स जी एक्स के बराबर हो गया, यहाँ पे जी है। तो ये दो गिवन डेटा, तो सबसे पहले तो हमेशा गिवन डेटा को उतारना आना चाहिए। तो क्या बोला था? जी एक ऑड फंक्शन है और पीरियोडिक विद पीरियड 2 है, तो अगर ऑड है तो जी ऑफ माइनस एक्स माइनस जी एक्स के बराबर होगा, पहली चीज, और जी ऑफ एक्स प्लस 2 जी एक्स के बराबर होगा। ये दो मेरे गिवन डेटा है। और दूसरा गिवन डेटा क्या है कि जो एफ एक्स है वो दिया हुआ क्या, 0 से x जी ऑफ टी डी टी। क्लियर है? और क्वेश्चन में ऑप्शंस में पूछा गया है कि एफ एक्स किस टाइप का फंक्शन होगा, ऑड, इवन, और एफ ऑफ 2x नॉट इक्वल टू 0, नन ऑफ दिस। ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन इसमें छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको हेल्पफुल होंगे बाकी इजी मीडियम क्वेश्चन को करने में। अब इसको के बारे में कैसे सोचें आप? मुझे सिर्फ जीएक्स के बारे में पता है कि जीएक्स ऑड है,
जी ऑफ माइनस एक्स माइनस जी एक्स के बराबर है, जी ऑफ एक्स प्लस टू की वैल्यू जी ऑफ एक्स के बराबर है, और ये गिवन है। अच्छा याद करो, अब देखो, अब कैसे सोचना, कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। याद करो, ये जब चीज आती थी, जब भी लिमिट में वेरिएबल आता था, तो आपको कौन सा क्या तरीका सिखाया था, और इसको इसके साथ हम क्या करते थे जब भी लिमिट में वेरिएबल आता था? तो बोलो, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की वेरिएबल चेंज करने से लिमिट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं, वो नहीं। देखो, वो तो तब होता था जब वेरिएबल चेंज तो अंदर का होता था। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो अपर लिमिट में या फिर लोअर लिमिट में वेरिएबल आ जाता है, अननोन क्वांटिटी आती है एक्स, तो अपन ने कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा था इसको डील करने के लिए? याद करो। सर इसकी अलग, डिफरेंशिएशन। हाँ डिफरेंशिएशन याद है, अलग से क्लास ली थी, लेबनिट्स फॉर्मूला। इसकी Yes, अलग sir. से डिफरेंशिएशन। बाद में आपकी, मैंने रेगुलर लेक्चर में नहीं पढ़ा, अलग से बाद में जब एक अपनी टेस्ट रिवीजन सेशन था उसमें मैंने बताया था कि जब भी अपर लिमिट या लोअर लिमिट में अननोन आ जाए, एक्स आ जाए या आ जाए, तो लेबनिट्स फॉर्मूला लगाते हैं। लेबनिट्स फॉर्मूला क्या था, वापस याद दिला देता हूँ, सुनो यार। कि मान लो, सॉरी, मान लो आपका लिमिट्स में वेरिएबल है, मान लो जी एक्स है, और यहाँ पे मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स, और ये आपका कोई फंक्शन ऑफ टी है, हाँ है ना, और ये मान लो कुछ ये है कैपिटल एफ एक्स। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है इसको, तो डिफरेंशिएट कैसे करते थे बताओ? पहले अपर लिमिट का करोगे एफ डैश एक्स, और अपर लिमिट को अंदर रख दोगे, हाँ है ना, माइनस लोअर Yes, लिमिट sir. का डिफरेंशिएशन और लोअर लिमिट को फंक्शन के अंदर रखते हैं। ये फॉर्मूला था न्यूटन लेबनिट्स फॉर्मूला। याद नहीं हो तो याद कर लेना और लिख लेना अपने अपने नोट्स में, पहले भी लिखवा रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो कभी भी अगर वेरिएबल आता है तो जनरली हम डिफरेंशिएट करके ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लिमिट्स में अगर वेरिएबल आता है तो हम डिफरेंशिएट करके ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे भी लिमिट्स में वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन क्या है, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, फिर अपर लिमिट को फंक्शन के अंदर रख देंगे, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस, अब लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। सही है? Yes, sir. एफ Yes. डैश एक्स बराबर है जी ऑफ एक्स के बराबर। यहां तक आ गए अपन, सही किया ना? यहाँ तक तो क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब बोला गया है ये फंक्शन पीरियोडिक जी जो है वो पीरियोडिक है, पीरियड 2 है, मतलब हर 2 इंटरवल के बाद इसका ग्राफ रिपीट करेगा। अब मुझे एफ एक्स के बारे में पता करना कि एफ एक्स कैसा होगा। ठीक है, अब यहां से बताओ क्या करें। अब देखो, अब जी एक्स किसके बराबर दिया क्वेश्चन में, एक तो जी ऑफ एक्स बाई 2 के बराबर है ना। Yes. Yes, sir. अब सुनना ध्यान से, जी ऑफ एक्स प्लस 2 के बराबर है। यहाँ पे जी एक्स ऑलरेडी क्रिएट हो गया, तो जी ऑफ एक्स प्लस 2 अगर क्रिएट करना है, एक्स की जगह एक्स प्लस 2 रख दे। Yes, sir. Sir. यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 2, ठीक है, तो यह आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ये। ठीक है, अब ये दोनों चीज आपस में इक्वल है, ये एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 2, क्योंकि ये दोनों चीज आपस में इक्वल है। अब एफ डैश में एक चीज तो आ गई मेरे पास, चलो कम से कम कुछ तो आया, मतलब एफ एक्स में एक चीज आ गई, क्या? एक सेकेंड,
क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सोचो जरा, अब कैसे रिलेशन डेवलप करें? इसमें ऐसा क्या करूं मैं ताकि इनमें रिलेशन डेवलप हो जाए? एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 2 के बराबर है। अब यहाँ क्या दिमाग लगेगा? बोलो। थोड़ा सा मुझे देखो, ऑप्शन जो दिए ना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ऑप्शन जो दिए उसमें मुझे कैसे भी करके क्या रिलेशन डेवलप करना है कि मेरे को ये चाहिए कि क्या कहते हैं, एफ एक्स कैसा फंक्शन है, तो एफ के अंदर कुछ ना कुछ चीजें मुझे डेवलप करनी है। तो कैसे डेवलप करें? सोचो सोचो जरा। एफ एक्स दिया हुआ है ये, और जी एक्स, और इसमें रिलेशन अपन ने डेवलप करा है। अब मेरे को दूसरा क्या निकाला? एफ डैश एक्स प्लस 2 निकला है। सुनो ध्यान से, एफ डैश एक्स तो चलो ठीक है, लेकिन एफ डैश एक्स प्लस 2 भी चाहिए। तो यहां से मान लो अपन एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 भी निकाल के देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 कैसे निकलेगा? एक्स की जगह एक्स प्लस 2 रख दे, Yes, Yes, sir. sir. है ना? एक्स की जगह एक्स प्लस 2, तो ये कितना आएगा? जी ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब लिमिट्स को ब्रेक कर देते हैं। एक्स प्लस 2 है तो एक तो लिख देंगे 0 से 2, और फिर 2 से लेके एक्स प्लस 2, लिमिट तो ब्रेक कर सकते हैं, हाँ है ना? बोलो। अरे वो वाली प्रॉपर्टी नंबर 2, ए से सी बी है तो ए से सी प्लस सी से बी, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो 0 से एक्स प्लस 2 है तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 2 आएगा, तो 2 पे मैंने ब्रेक कर दिया। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो इसका पीरियड क्या है? 2 है ना? एक सेकंड ना, Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा धीरे बोलो यार। अब एक चीज वापस देखना, 0 से 2 में इस कर्व का जो एरिया होगा वो कितना होगा वो पता कर। अब देखो ऑड फंक्शन है, और पीरियड भी 2 है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होता है ना? Yes, sir. देखो Yes, sir. ओरिजिन के इधर, मान लो ओरिजिन के इधर 0 से 2 में मान लो ये ग्राफ है, पीरियोडिक फंक्शन है ना, पीरियड 2। बोलो, मान लो एक रफ अज्यूम कर रहा हूं, तो ओरिजिन की इधर ऐसा ग्राफ होगा, है ना? अरे Yes, बोलो। sir. आप चाहो तो इसको, Yes, sir. आपको ऐसा लग रहा है कि सर नीचे क्यों बना, ऊपर भी तो बन सकता है, ऊपर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा ताकि उसका पीरियड 2 आ जाए। तो मान लो ये बना दिया आपने ओरिजिन की इधर, हाँ है ना? तो चाहो तो पूरा ऊपर बना, चाहो तो पूरा ऊपर नीचे बना। तो 0 से 2 में मान लो ये ग्राफ है, तो 0 से 2 में एरिया कौन सा आ जाएगा? ये वाला। और पीरियोडिक है तो मतलब जैसा ग्राफ इधर होगा वैसे ही ग्राफ इधर होंगे, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. लेकिन ये ऑड नहीं है, ये गड़बड़ हो गई। देखो ऑड फंक्शन तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ये मैंने किसके अबाउट सिमेट्रिक बना दिया? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बना दिया, है ना? क्योंकि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बना था, अगर ऊपर है तो फिर ये ग्राफ नीचे आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. अब सुन ध्यान से। तो 0 से 2 में एरिया निकालो, 0 से 2 में एरिया, या फिर इसकी इंटरवल अगर मैं -1 से 1 रख दूं। देखो अल्टीमेटली मुझे कैसे समझाऊं इसको आपको, रुको। देखो दो चीजें यहाँ पे, जीएक्स एक ऑड फंक्शन है और पीरियड इसका 2 है, मतलब जो दो की लेंथ में, हर 2 लेंथ के बाद ग्राफ सेम होता जाएगा। हर 2 लेंथ के बाद ग्राफ क्या होगा? सेम। तो समझना अच्छे से। तो 0 से 2 में जो एरिया निकालो, मान लो ए आ रहा है ना? 2 से 4 में जो एरिया आएगा वो भी ए आएगा क्या? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. दो के गैप में एरिया सेम आएगा। -1 से 1 में भी क्या एरिया क्या आएगा? ए आएगा। Yes, sir.
ये समझ में आ रहा है सबको? देखो अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो हर दो दो के गैप में जो ग्राफ बनेगा सेम बनेगा, और सेम ग्राफ बनेगा तो एरिया भी तो सेम आएगा, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो Yes, माइनस sir. से वन में दो का गैप है, तो यहाँ पे भी एरिया सेम आएगा। लेकिन अब सिंस ये ऑड फंक्शन भी है तो -1 से 1 में इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑड भी है और पीरियड भी 2 है, इसलिए ये वाला जो वैल्यू होगा ये कितना होगा? 0 होगा। ये समझाना चाह रहा था मैं क्या समझा रहा था ये कि अगर आपका फंक्शन पीरियोडिक भी है और पीरियड, देखो पीरियोडिक पीरियड 2 है और ऑड फंक्शन भी है, तो उतनी इंटरवल में आंसर एरिया क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ऑड है तो जितना ग्राफ ऊपर उतना ग्राफ नीचे, तो ओवरऑल एरिया क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये था कि 0 से 2 में मान लो फंक्शन, जो भी फंक्शन है मान लो, इसका एरिया कैलकुलेट होकर मान लो कैपिटल ए आ रहा है, तो दो के गैप में एरिया जो आएगा वो बाकी दो के गैप में भी हो, जैसे मान लो आप 5 से 5 6 7, 5 से 7 निकालो, दो का गैप है तो अभी भी आंसर क्या आएगा? ए के बराबर है, क्योंकि ग्राफ सेम होगा दो दो के गैप में। 0 2 से 4 निकालो तो भी आंसर ये आएगा, तो -1 से 1 में भी दो का गैप है तो आंसर वही आना चाहिए, ए के बराबर। और Yes, -1 sir. ये ऑड फंक्शन भी दिया था, तो -1 से 1 अगर ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन का तो इंटीग्रेशन क्या आता है? 0 आता है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपको इसका ये तो 0 हो जाएगा। और क्या बचा आपके पास? ट्वाइस ऑफ 2 से x+2 g ऑफ t dt, f ऑफ x+2, यहाँ से f ऑफ x+2। ठीक है, ओके, अब आगे सोचते हैं। तो f ऑफ x+2 आ गया आपके पास ये। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करें, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? वापस अपर लिमिट रखोगे और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 और अपर लिमिट रखोगे तो g ऑफ x+2। एफ डैश ऑफ x+2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? g ऑफ x+2, और g ऑफ x+2 किसके बराबर है? gx के बराबर है Yes, ना? sir. ये कर रहे हैं ना अपन, हाँ gx के बराबर। ठीक है, अच्छा इससे तो फिर ये सेम चीज आई है वापस से, gx के बराबर आया ना ये, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन देखो सही किया ना आपने, हाँ ये किया, ठीक है। 2 से लेके x+2 g ऑफ t dt, कहीं कुछ मिस्टेक दिख रही है क्या मेरे को? हाँ हाँ, एक गड़बड़ होगी, देखो एक सेकंड ना, देखो अच्छा ये चीज देखना ध्यान से, g ऑफ, यहाँ तक अपन क्या आ गए? x+2 तक आ गए। अब इसको सोचो थोड़ा सा ध्यान से, g ऑफ x+2 अपन ने लेके आ गए ना, तो g ऑफ x+2 f ऑफ ये आ गए यहाँ तक, ठीक है। वो तो 0 हो जाएगा, वो हमने समझ लिया, क्योंकि -1 से 1 में उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 होगा, तो वो तो पार्ट आपका 0 हो गया। तो आपके पास क्या बचा? 2 से लेके x+2। अब इस 2 से लेके x+2 के बारे में थोड़ा सोचना होगा। इसको आप f के टर्म्स में को लिख सकते हैं क्या, या फिर अच्छा हाँ ये पीरियोडिक है बच्चों, एक और चीज देखो, ये पीरियोडिक है तो यहाँ पे पीरियोडिक की भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, याद करो। एक पीरियोडिक की प्रॉपर्टी थी, ये ए से लेके, या फिर पीरियोडिक की प्रॉपर्टी क्या थी, याद करो। a प्लस एन टी से लेके b प्लस एन टी तक का अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या आता था? पीरियोडिक फंक्शन में प्रॉपर्टी बताई थी, a प्लस एन टी से b प्लस एन टी का इंटीग्रेशन क्या आता था? बोलो। a प्लस एन टी से करो, b प्लस एन टी, इसको अपन a से भी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। Yes. वो था, ये बताया था कि Yes. नहीं? ठीक है, इसमें एक्चुअली एक ही हाँ. क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, लेकिन ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपके एक ही बार में रिवाइज हो जाएंगे। ये बताई थी पीरियोडिक फंक्शन की एक प्रॉपर्टी, 4 ही तो प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें ये भी तो थी एक। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 2 से लेके 2 प्लस एक्स बोल दो या तो इसको, ठीक है, या फिर 0 प्लस 2 से लेके, आपका पीरियड 2 है ना, तो 2 से लेके 2 प्लस एक्स प्लस 2 था, यहाँ पे 2 2 हटा दोगे अगर, जी ऑफ टी डी टी, तो इसको आप 0 से ये x लिख सकते हो,
है ना? तो इस चीज को अपन 0 से x भी लिख सकते हैं। क्लियर है? g ऑफ t dt। यहां तक समझ में आया? और 0 से x, ये समझ में आया कि नहीं आया? पीरियोडिक प्रॉपर्टी अप्लाई करी, बोलो। यस सर। आपको ऊपर से उड़ रहा है ऐसा लग रहा है, या तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। ये जो चीज है ये क्या है? वापस देखो, fx के बराबर ही है। यस सर। ठीक है, तो अगर ये fx के बराबर है तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि f of x प्लस 2 की वैल्यू fx की बराबर है। इसका कुछ यूज ही नहीं हुआ एक्चुअली, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन का कोई काम ही नहीं था। तो डायरेक्ट x प्लस 2 से ही काम हो गया एक्चुअली, बिना डिफरेंशिएट करे। x की जगह x प्लस 2 रिप्लेस किया, अलग अलग ब्रेक किया, ये 0 हो गया। तो f of x प्लस 2 fx के बराबर है, तो f of x प्लस 2 fx के बराबर है, तो ये भी पीरियोडिक होगा विद पीरियड 2, है ना? यस सर। fx is also periodic with period 2। यहां तक ये प्रूव। वापस देख लो क्वेश्चन, ये तो गिवन डेटा था आपका। यहाँ पे फंक्शन fx दिया था, x की जगह x प्लस 2 रिप्लेस किया, x की जगह x प्लस 2 रिप्लेस किया, फिर लिमिट को ब्रेक कर दिया 0 से 2, 2 से लेके x प्लस 2। अब 0 से 2, क्योंकि फंक्शन ऑड है, पीरियोडिक भी, इसलिए 0 से 2 में इसका इंटीग्रेशन का आंसर 0 हो गया। क्यों 0 हो वो यहाँ पे समझाया। फिर बच्चा क्या, 2 से लेके x प्लस 2। अब 2 से लेके x प्लस 2 पीरियड 2 है, तो ये 2 हट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? इसी चीज को आप 0 से x भी लिख सकते हो, तो 0 से x वापस वही फंक्शन बन गया। तो बेसिकली ये वापस fx के बराबर ही आ गया, मतलब fx आपका पीरियोडिक हो गया विद पीरियड 2 हो गया। देख लो ध्यान से, हाँ या ना जवाब दो, समझ में आया कि नहीं? अब ठीक है, तो fx आपका पीरियोडिक है विद पीरियड 2, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको ऑड इवन चेक करना है अगर, तो ऑड इवन चेक करने के लिए अब वैल्यू निकाल निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करोगे, फिर माइनस एक्स रिप्लेस करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो लग रहा है ये भी समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया पक्का आपको, जितना मैंने यहाँ तक किया? आया ना जवाब दो, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन ले। नहीं आया? यस सर। नहीं आया तो ना बोल दो। यस सर। ठीक है, तो देखो एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा पीरियोडिक फंक्शन का टफ एडवांस लेवल कैटेगरी का था। यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हुए। पहली बात, जीएक्स ऑड फंक्शन था। देखो यहाँ पे समझाने का कारण क्या था कि अगली बार कभी भी ये छोटी चीज आ जाए कि अगर मान लो ऑड फंक्शन है, पीरियड 2 है, तो 0 से 2 का इंटीग्रेशन करो या -1 से 1 का इंटीग्रेशन करो, सेम होगा और आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एक चीज ये आपको सीखने को मिली। दूसरी चीज, फंक्शन की वैल्यू x प्लस 2 पे निकाली तो उसको भी हमने ब्रेक कर दिया 0 से x प्लस 2, फिर उसको लिमिट को ब्रेक किया और जो बची हुई लिमिट आ गई उसमें भी पीरियोडिक फंक्शन की दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, a प्लस एन टी से b प्लस एन टी वाली। वहां पे एन टी कैंसिल हो गया, 0 से x हो गया, और 0 से x मतलब वापस fx आ गया, मतलब वो भी क्या आ गया? एक पीरियोडिक फंक्शन आ गया। ये इतना एक पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद वापस ऑड इवन चेक करना, वो थोड़ा लेंदी है, इसको पॉज रखते हैं। पहले आपको मैं दूसरे बता देता हूँ, टाइम बचेगा तो फिर इस पे आएंगे, नहीं तो बाकी क्वेश्चन छोड़ जाएंगे। बाकी क्वेश्चन की मैं हिंट दे रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन इजी होंगे, करने लायक होंगे, वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा। जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है इस तरह के, उसको मैं डिटेल में थोड़ा लूंगा। अब मुझे फटाफट बताते जाओ। ये 61, ये अगेन इजी कैटेगरी में आ जाएगा आपका, क्योंकि देखो यहाँ पे इसके बारे में पूछा गया कि ये किस में होगा। जैसे ही लॉग दिखे आपको, एक चीज हमेशा दिमाग में रखो, मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड किस में होंगे? एपी में। में। समझ में आ रहा? और इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो एचपी में। एचपी में। एचपी में। आप अच्छा, लॉग में अगर किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दे तो अभी भी एपी रहेगा, और कांस्टेंट टर्म से ऐड कर दो तो भी क्या रहेगा? एपी रहेगा, है ना? यस Yes, अगर सर। किसी एपी में आप किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो या किसी कांस्टेंट टर्म से ऐड कर दो तो वो क्वांटिटी अभी भी एपी में ही रहेगी। क्लियर है? और उसका रेसिप्रोकल लेने पे टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एचपी में। तो ये आपका एचपी हो गया। अगले इसमें क्या बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर फॉर विच द फंक्शन at x equal to 2 and at the point of extremum taken in order at gp। तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे
और फंक्शन की वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट पे मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे, इन तीनों पे जो वैल्यू आ रही है ये तीनों वैल्यू किस में है, जीपी में। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे पता करोगे, एक्सट्रीम पॉइंट मतलब क्रिटिकल पॉइंट है ना। क्रिटिकल पॉइंट पता करने का तरीका, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करोगे, यस सर। तो डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना, वहां से एक्स की दो वैल्यू आएगी, उन दो वैल्यू पे और फंक्शन की वैल्यू 2 पे, इन तीनों वैल्यू पे जीपी में। तो जीपी एक बार पहले देख लेना कि ऑर्डर कौन सा मैटर करेगा। अगर 3 नंबर जीपी में है तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। आप पहले ये पता कर लेना मिडिल टर्म कौन सी आनी चाहिए, फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, लास्ट टर्म कौन सी होगी। और फिर अगर 3 नंबर अगर जीपी में तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, है ना। यस सर। वो अप्लाई कर देना तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक्चुअली बोला आसान था क्वेश्चन, एक्स इक्वल टू 2 पे और दो क्रिटिकल वैल्यू पे फंक्शन, तो 3 वैल्यू आ रही है, ये तीनों वैल्यू जीपी में। तो मान लो ये वैल्यू ए बी सी आ रही है, तो अगर 3 नंबर जीपी में तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इक्वेट कर देना, यहाँ से आपके पास जो भी अननोन है वो आ जाएगा। ठीक है। 63 में डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, देख लेना क्या फॉर्मूला था इसका, n माइनस वन सी आर माइनस, या फिर देख लेना कोई भी फॉर्मूला, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला था। 64 ये हो गया। 64 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, बोलो। नो सर। नहीं हुआ। रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका तो वही है, इनपुट आउटपुट सेम रख दोगे। देखो 63 में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 63 में क्या बोला था कि आपको डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करना, टोटल नंबर ऑफ वेज इन 5 डिफरेंट, अच्छा 5 डिफरेंट बॉल थी, सॉरी 5 डिफरेंट बॉल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3%। अच्छा ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट नहीं था, तो यहाँ पे आपका 5 डिफरेंट बॉल है तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। 5 डिफरेंट बॉल को 3% में बांटना है ताकि एक को कम से कम एटलीस्ट 1 मिले। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, सुनो ध्यान से। 5 बॉल को 3 लोगों में कैसे बांटोगे, कम से कम एक मिलनी चाहिए, तो एक एक तो सबको दे ही दो, है ना, बोलो। यस सर। बाकी दो बॉल को देने का तरीका क्या होगा, देखो दो बॉल को एक एक तो सबको ऑलरेडी दे दिया अपन ने। अब दो बॉल को देने का तरीका या तो दोनों किसी एक को दे दो, या किसी एक को एक, किसी एक को एक, है ना, ये दो ही तरीके होंगे। यस सर। मतलब 5 को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है आपके पास 3 1 1, या फिर 2 2 1, या तो ये दो तरीके होंगे। अब इसमें डिवीजन कर दिया आपने, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना। इस डिवीजन के तरीके याद करो क्या कराया था, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, और 1 फैक्टोरियल दो बार इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल दो बार इसलिए दो फैक्टोरियल से डिवाइड, और 3 लोगों में आपस में भी अपन को बांटना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल दिस। और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल दो बार आ रहे हैं उससे डिवाइड, और 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है तो दिस एंड दिस, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड। आपको बताई थी क्लास में ये चीज मैंने, अगर एन ऑब्जेक्ट है उसको अगर अपन ने 3 अलग अलग ग्रुप में बांटे तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन, डिवीजन का वे क्या थे, ये थे। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अगर वो रिवीजन क्लास अगर आपने देखी हो कभी पीएनसी की तो उसमें बताया। अगले वाले में पूछा था कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए x, x रख देना। x, x रखोगे तो 0 आ रहा है क्या, यस सर आ रहा था। यस सर। x की जगह x रखने पे एक बार चेक कर लेता हूँ मैं खुद से। y की जगह x रख दिया, पूरी इक्वेशन में y की जगह x रख दिया, तो हाँ 0 आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। सिमेट्रिक के लिए y, x रख के देखना पड़ेगा, ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। y, x रखा अगर, तो y, x रखोगे तो क्या आएगा, y क्यूब माइनस 3 वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स क्यूब, तो ये पूरा ही अलग आ रहा है। अब देखो या तो आपको इससे प्रिडिक्ट करो, इसके फैक्टर वगैरह बना के सोचो, या फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कोई ऐसी वैल्यू जो सेटिस्फाई ना कर रही हो, अगर एक आधी वैल्यू भी मिल गई तो काम हो जाएगा। ऐसी वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही हो इसको, तो वो बताओ, ऐसा कोई x, y जो इसको सेटिस्फाई करो, जो रखने पे 0 आ जाए। इसे x को अगर मान लो क्या रखा, 1 कॉमा -1 1 को -1 सेटिस्फाई कर रहा है, अगर 1 रखेंगे, x को 1 y को -1, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 -1 सेटिस्फाई कर रहा है। उसका उल्टा चेक करो, -1 1 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा,
वो भी कर रहा है ना, है ना। तो आपको फिर कुछ और एग्जांपल सोचना होगा जो काम ना करे। एक आधा एग्जांपल अगर ऐसा मिल जाए तो काम ना करे, या तो उससे करो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसके फैक्टर वगैरह कुछ बन रहे थे क्या? यस सर, अगर फैक्टर बन रहे हैं। बन रहे हैं, इसमें से क्या कॉमन लोगे आप? किसमें से कॉमन लिया आपने? इन दोनों में से पहले में से कॉमन वाई लिया। स्क्वायर कॉमन आ जाएगा सर। इसमें से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? एक्स माइनस 3y। और यहां से आप वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो वो बचेगा एक्स माइनस 3y। आपके फैक्टर क्या बनेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3y, है ना। ये आपका एलएचएस Yes, का। sir. तो भाई ये एक्स कोमा वाई, अगर इसमें y की जगह x और x, अच्छा ये आपका 0 के बराबर है, तो ये 0 कब होगा? या तो x y के बराबर हो या फिर x इक्वल टू 3y हो, तब ये 0 होगा। अब देखो x और y अगर इक्वल होंगे तो इनके रेसिप्रोकल तो सेम ही आएगा। इससे सोच के देखते हैं, x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y होगा तब ये 0 होगा। तो यहाँ पे कोई एक वैल्यू रख लेते हैं। मान लो y को आपने रख दिया 1, y को क्या रख दिया 1, तो x कितना होगा 3। तो 3,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। यस लेकिन क्या सर। 1,3 इसको सेटिस्फाई यस करेगा सर। क्या? नहीं, इसका उल्टा सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आप नो। x को 1 y को 3 रख दोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। देखो यस सर। यहाँ से देखो मैंने एक रिलेशन क्या लिया, x इक्वल टू 3y, x की जगह अगर 3y रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा। मतलब 3,1, 3,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसका उल्टा 1,3 सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो क्या आ जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। तो इसमें आप अब बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्लियर है? तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिट उसको देख करने की जरूरत नहीं है ट्रांजिटिव। रेंज वाला क्वेश्चन भी आसान था। रेंज वाला क्वेश्चन जब भी दिखा अब याद रख लेना। एनसीआर में इसमें कंडीशन क्या होती है? आर की वैल्यू एक तो 0 से लेके एन के बीच में लाई करनी चाहिए, और एन आपका कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। क्लियर है? एनसीआर या यस सर। एनपीआर यस सर। ये अप्लाई कर देना। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी के लिए मैं पॉज रख रहा हूँ, आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ना रिवीजन सेशन में, नहीं तो अभी मैं पूरे कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी मैं वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो ऑलरेडी आपको आना चाहिए था। बाकी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, यहाँ पे साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करना था इस वाले में। ये करना लायक क्वेश्चन था। आपको कोई भी किसी भी दो को प्लग इन कर लो, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी या साइन सी प्लस साइन डी, जिसमें ज्यादा अच्छा एंगल बन रहे वो अप्लाई कर दो, और शायद साइन 18 क्रिएट होगा। और साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4 होती है। एक स्टैंडर्ड होता है ना साइन 18, तो क्रिएट होगा शायद इसमें। एक बार कर लेना खुद से। इसके अलावा ये थोड़ा कंटिन्यूटी का ये हुआ था कि नहीं, बताओ। यस हो सर। गया था। ठीक है, कितना टाइम हुआ वैसे? ठीक है अभी टाइम। अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू 0 पे दोनों आपस में इक्वल होगी, तो यहाँ से लिमिट निकाल के इक्वेट करना था। पक्का आंसर आ रहा था इसका? ये सर आ गया था। यस सर। यस सर, आ गया था। ये वाला क्वेश्चन भी बताया था मैंने कि अगर एडजॉइन दिया तो डिटरमिनेंट निकाल सकते हो डायरेक्ट वैल्यू निकाल के, हाँ है ना। ये सर ये भी हो डिटरमिनेंट गया। यस सर, बताइए। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए आपका हो जाएगा एडजॉइन ऑफ ए की पावर n-1। तो ये इसकी वैल्यू अब निकाल लेना। इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की n-1 मतलब होल स्क्वायर, यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 72। 72 में 72 में ये, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, +1 इसके साथ ही थे क्या लगता है? सर ये आपके वहां कंफ्यूजन पे हो याद है क्या? गया। कभी ऐसा आया ना एग्जाम में भी, जेई में भी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि +1 अलग के साथ में, देखो +1 अलग तो हो नहीं सकता। लॉजिक क्यों? क्योंकि अगर +1 अलग ही रखना था तो वो 1 के साथ ही ऐड करके दे देते, हाँ है ना। सिंपल लॉजिक है। जेई में भी ऐसा होगा आपको कि मान लो इसको +1 को अगर अलग से देना होता तो वो इसको अलग से थोड़ी लिखते, वो 2 प्लस समथिंग दे देते ना, तो मतलब ये अलग से नहीं, इसके ऊपर पावर में ही है। तो ऐसे सिंपल मतलब फंडामेंटल कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आप लोगों को, कभी भी ऐसी चीज आ जाए तो इसमें बोला थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन। एक मिनट,
अच्छा हाँ, एक चीज वो मैं बताने वाला, वो जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का टफ क्वेश्चन आया था ना, कभी भी एक चीज और ध्यान रखना डिफरेंशियल इक्वेशन में, कभी मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन थोड़ा टफ आ जाए, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि उसमें मेथड कौन सा अप्लाई करें, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, सॉरी मतलब वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस लीनियर, कुछ भी नहीं दिख रहा, एग्जैक्ट भी नहीं दिख रहा, पता नहीं चल पा रहा क्या करें, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर निकालने की, कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए उसका कर कौन सा होगा, 4 ऑप्शन दे दिए, आप पता नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा कर सेटिस्फाई करेगा, तो कोई शॉर्ट ट्रिक है एनीवन? नो सर। नो सर। ठीक है, अब ध्यान रखना, देखो अपन ने, मैं आपको जो पढ़ा रहा था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कर्व से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते थे, डिफरेंशिएट करके, है ना? यस सर। तो आप सिंपल मत करना, अब चारों ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके देख लेना, डिफरेंशिएट करने के बाद ये देख लेना कौन सा ऑप्शन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि जिसकी भी डिफरेंशियल, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी कर्व होगा तो वो उसको सेटिस्फाई तो करेगा ही ना, यस सर करेगा। है ना? आपने बहुत सारे एनसीईआरटी में भी अपने अपन जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट था डिग्री और उसके बाद पढ़ने वाला कि कर दिया और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते थे, उसको डिफरेंशिएट करके देखते थे और वो उस कर को सेटिस्फाई करती थी, वैसे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, वो कर निकाल रहे हैं, तो फाइनल जो भी आंसर आएगा उसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो आप ये भी कर सकते हो, कभी कभी मान लो कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि सॉल्व ही नहीं हो पा रही है, तो चारों ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके देख लेना और देख लेना कि उनका डिफरेंशिएशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, आ रही बात समझ में? एक बता दो यस सर। यस सर। आगे, दो क्वेश्चन आए थे ना इसमें डिफरेंशियल के, एक तो हाँ ये रहा 55। खैर इसमें तो देखो ऑप्शन में दिया नहीं था, लेकिन ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ना, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, यस बोलो सर। यस सर। इसको क्या करना, डिफरेंशिएट करना, और यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन से पहले पता कर लेना डीवाई बाई डीएक्स कितना आ रहा है, यहाँ से डीवाई बाई डीएक्स निकाल लेना, वो तो बहुत आसानी से निकल जाएगा इधर उधर करके, और इनसे भी क्या निकालना, डीवाई बाई डीएक्स, थोड़ी मेहनत जाएगी, लेकिन मान लो आपके पास समय बचा हो, तो बाकी क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हो, तो इनका डिफरेंशिएशन निकालना और देख लेना कौन सा मैच कर रहा है, क्लियर है? तो ऑप्शन को भी Okay, डिफरेंशिएट sir. करके चेक कर सकते हो, कभी कभी यहाँ पे खेल थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया हुआ है इन्होंने, लेकिन बहुत सी बार आसान भी देते हैं, जिनका डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना इतना टफ नहीं है आप लोगों के लिए, है ना, लगभग डिफरेंशिएट आप सब Yes, लोग sir. कर सकते हो, फटाफट ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके देख लेना कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी एक तरीका तो याद Okay, रखना। sir. अच्छा ये देखो वर्ड प्रॉब्लम, ये करा रखी क्लास में, इसको मैं एक बार तरीका सिखा देता हूँ। द हाइट ऑफ द, ये ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है, द हाइट ऑफ द largest right circular cone of minimum volume that is circumscribed in a sphere of radius r। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन हमने वर्ड प्रॉब्लम ऑलरेडी किए हुए हैं, और आपके एनसीईआरटी में भी इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम यस सर। सर्कल बन सकता है, ठीक है, तो मैं एक बार इसको बता रहा हूँ तरीका, भी याद रखना। आपको बोला स्फेयर ऑफ रेडियस आर, तो मतलब स्फेयर किया दिया हुआ है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, ठीक है, the height of the right circular cone of minimum volume that can subscribe a sphere of radius r, इसके अंदर कौन कोई है, ठीक है, द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मिनिमम वॉल्यूम, तो किसको मिनिमाइज करना है, वॉल्यूम को, है ना, ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज अल्फा आर, तो मिनिमम वॉल्यूम को मिनिमाइज करके उस कोन की हाइट जो आ रही है वो अल्फा आर के बराबर आ रही है, तो अल्फा कितना, तो यहाँ पे कोन अलग अलग होंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, हाइट और रेडियस, ये वेरिएबल है, Yes, sir. कोन ये स्फेयर का आर आपको दिया हुआ था, इस आर में रिलेशन सोचना होगा, तो यहाँ पे कैपिटल आर को भी ड्रॉ कर लेते हैं, कैपिटल आर कौन सा होगा, ये वाला, सर कौन के अंदर नहीं है स्पेस?
दैट सर्कमस्क्राइब्स अ स्फीयर। हाँ हाँ हाँ, तो फिर आपको कौन क्या, हाँ सर्कमस्क्राइब अ स्फीयर, तो सर्कमस्क्राइब अ स्फीयर मतलब कौन स्फीयर कौन के अंदर होगा, है ना? Yes, sir. बोलो। तो अपन ने ये गड़बड़ कर दी, ये तो एनसीईआरटी में उल्टा था, स्फीयर के अंदर कौन था, यहाँ पे क्या बोला, हाँ ये पढ़ने में रही है, सर्कमस्क्राइब अ स्फीयर, एक कौन सर्कमस्क्राइब अ स्फीयर मतलब, फिर आपका ये होगा। ये इसकी आपको हाइट पता करनी है। अब कैपिटल आर से इसको रिलेट करना होगा, तो कैपिटल आर से कैसे रिलेट करोगे, ये कैपिटल आर होगा, ठीक है, और ये आपका स्मॉल आर, और इसकी हाइट कैपिटल एच या फिर स्मॉल एच, जो भी है, ठीक है। अब इसमें इन तीनों को आपस में रिलेट करने के लिए कौन सी चीज दी हुई है, देखो अब कैसे इक्वेट करोगे, स्मॉल एच कैपिटल आर स्मॉल आर, इन तीनों में रिलेशन डेवलप करना है, सोचो इन तीनों में कैसे रिलेशन डेवलप करें। पिछली बार तो आसान था, आपने पाइथागोरस अप्लाई कर दी थी, हाँ है ना? Yes, बोलो। sir. Yes. अब इस बार भी ज्योमेट्रिकल कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई, क्योंकि इन तीनों में एक रिलेशन तो डेवलप करना ही पड़ेगा, तब जाके आपके उसको आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर पाओगे, हाँ है ना? तो कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी सोच के इन तीनों में रिलेशन डेवलप करना होगा। बताओ क्या दिमाग लगा, यहाँ पे कुछ लग रहा है क्या? Slant height. स्लांट हाइट, ठीक है, तो स्लांट हाइट कैसे सोचते हो, तो स्लांट हाइट आपकी ये एल है, इस एल को कैपिटल आर के टर्म्स में कैसे लिखें, इसको भी अगर इससे ज्वाइन कर दें तो ये भी आर होगा 90 डिग्री। देखो ध्यान से, देखो ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ कैपिटल आर है, तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी, एच माइनस आर, वेरी गुड, है ना? अब देखो इस ट्राइंगल में देखो ऐसे सोचो, ओ सर ए एच माइनस बी, कैपिटल आर होगा ना? हाँ एच माइनस कैपिटल आर, हाँ ठीक है, एच माइनस कैपिटल। अब इस ट्राइंगल में इसमें दो दो चीजें सोचो, एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल, ये दिख उसमें रही सर अब दिख गई। ये एच माइनस कैपिटल आर है, ये आपका कैपिटल आर है, तो ये लेंथ आ जाएगी हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस होगा 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर तो ये लेंथ पता चल गई। अब कैसे भी करके ये बची हुई लेंथ भी आ जाए तो काम हो जाएगा, ये बची हुई लेंथ को भी कुछ सोच सकते हैं कि आप इसको अगर इससे ज्वाइन करूं, यहाँ पे ये 90, ये आ जाएगा, इन दोनों की मदद से ये आएगा, फिर इसकी और इसकी मदद से ये निकालना पड़ेगा, और फिर इन दोनों का सम एल के बराबर करोगे, एल और एल किसके बराबर है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर, एक तरीका ये है। यहाँ से पहले तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ये कैपिटल आर, ये मुझे निकालना है, और ये मेरा आ रहा है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हाइपोटेनस, तो ये कितना आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, आप डायग्राम समझ पा रहे हो, ये चीज आ जाएगी, ये ए बी लेंथ, ए बी और ओ ए को सम करोगे तो एल एल के बराबर, एल को भी क्या लिख सकते हो, यहाँ से
आर स्क्वायर आएगा, तो आर स्क्वायर कैंसिल से यहाँ से आर आ जाएगा, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू आर। ठीक है, देखो यहाँ पे ये माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो ये आर, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू एल, तो एल किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस का आर, ये एल आएगा। यहाँ से एल स्क्वायर इससे इक्वेट करना पड़ेगा आपको, तब एच और आर में एक रिलेशन डेवलप होगा। उस एच और आर के रिलेशन को आपको वॉल्यूम के मिनिमम में रखना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या है कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से जो भी आर स्क्वायर की वैल्यू आए वो वैल्यू यहाँ रख देना, पूरी इक्वेशन एच में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। एक तरीका ये है। दूसरा देखो अल्टीमेटली यही मेन पहले काम यही था कि कैसे भी करके स्मॉल एच स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन डेवलप करना। तो यहाँ पे मैंने एक बच्चे ने बोला था स्लाइंट हाइट, तो स्लाइंट हाइट का यूज करते हुए भी आप कर सकते हो। आपको थोड़ी ज्योमेट्री ड्रॉ करनी पड़ेगी। स्लाइंट हाइट का ये पोर्शन निकाला पाइथागोरस से, ये पोर्शन निकाला पाइथागोरस से, दोनों का एडिशन एल के बराबर करे। थोड़ा लेंदी जाएगा लेकिन आ जाएगा आंसर। दूसरा क्या है, और कुछ सोचना हो तो फिर एंगल वगैरह से सोचना पड़ेगा कि कभी एंगल से कुछ निकल जाए इनमें रिलेशन। लेकिन तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है, क्या कि गिवन डेटा में रिलेशन डेवलप करो, और रिलेशन डेवलप करने के बाद जो भी जिसको भी वॉल्यूम को मिनिमाइज उसको मैक्सिमाइज करना है उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो और डिफरेंशिएट करो। ऐसे क्वेश्चन जनरली थोड़े लेंदी आएंगे, ये टफ कैटेगरी का था क्योंकि इसमें ज्योमेट्री थोड़ी एक्स्ट्रा दिमाग लगाना। लेकिन जनरली जो जेई में क्वेश्चन आते हैं अगर वर्ड प्रॉब्लम वाले, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ज्योमेट्री में रिलेशन मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। थोड़ा लेंदी जाएगा, इसको कैसे भी करके इस आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना। आर स्क्वायर की वैल्यू वापस वॉल्यूम के फॉर्मूले में अप्लाई करना, पूरी इक्वेशन एच के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। एच के टर्म्स में कन्वर्ट होने के बाद फिर उसको डिफरेंशिएट करें। एक तरीका ये है। ठीक है, चलो बाकी और देख लेना, इसके सॉल्यूशन में कभी कुछ और मेथड दिया तो उससे ट्राई कर लेना। अल्टीमेटली आपको रिलेशन डेवलप करना है। रिलेशन डेवलप करने के लिए ज्योमेट्री ही अप्लाई करनी पड़ेगी। कभी कभी कोई लोग एंगल से निकालते हैं पूरे को, कॉस अल्फा वगैरह के टर्म्स में, मतलब पैरामेट्रिक कर लेते हैं। मान लो इस एंगल को अल्फा मान लिया, तो सारी चीजों को अल्फा के टर्म्स में निकाल लो, फिर स्मॉल आर को भी अल्फा के टर्म्स में, स्मॉल एच को भी अल्फा के टर्म्स में, ताकि आपका एक अननोन रहेगा अल्फा। तो आपका अगर अननोन अल्फा रहेगा तो फिर अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो एक तरीका वो भी है कि इस कोन के एंगल को आप अल्फा मान लो और सबको अल्फा के टर्म्स में, कैपिटल आर आ सकता है, ध्यान रखना कैपिटल आर आपकी इक्वेशन में आ सकता है, तो उसके आने से कोई दिक्कत नहीं है। सबको अगर आप अल्फा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लोगे, फिर डिफरेंशिएट करना अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो अल्फा आ जाएगा। फिर अल्फा की वैल्यू वापस पुटअप करोगे तो आपके पास जो भी हाइट वाइट पूछी वो आ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे अल्फा ऑलरेडी, तो थीटा मान लेना। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. तो ये दो तीन तरीके, कॉन्सेप्ट वही है, बस अलग अलग तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। बस ज्योमेट्री डिपेंड करेगी कि ज्योमेट्री से कैसे आप रिलेशन डेवलप करते हो। ठीक है, इतना ही रखते हैं। पूरा पेपर तो डिस्कस नहीं हो पाएगा, तो बचे हुए क्वेश्चन एक बार आप सॉल्यूशन से देख लेना, जो जो भी रह गए हैं। नेक्स्ट Yes, क्लास sir. में हम 3D को फिनिश करके प्रोबेबिलिटी भी स्टार्ट करना है। तो हो सकता है इस वीक में कभी ना कभी कोई बीच में एक्स्ट्रा क्लास लूं आपकी किसी दिन। Sir. ठीक है, चलो ओके सर। ओके, चलो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट Thank you. क्लास में गुड नाइट। Sir, bye. सर। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर।